सो है माय डियर ऑडियंस, कैसे हो आप लोग। सो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बनाने वाली हूँ। वीडियो ये है, टॉपिक ये है, जो भी आपका 2021 में एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर को आज हम देखेंगे और हम स्पेशली क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। कितने टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं उन सबको देखेंगे। और लास्ट में मैं आपको पूरा जो आपका क्वेश्चन पेपर है, जो आंसर की आप लोगों को फाइनली हम लोगों को आंसर की जो मिली थी, उसको भी हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से मतलब आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी, ठीक है। और साथ के साथ हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो आई गेस वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है और मैं ये चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को फुल देखो। अगर आप फुल देखोगे तो आपको जो ये 2022 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो रहेगी। अगर आप इसको फुल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, पेपर का क्या लेवल हो सकता है, क्योंकि लेवल पता करना किसी भी पेपर के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए लेवल पता करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आपको इस पेपर का लेवल पता चलेगा। और पेपर ईजी है, टफ है, मॉडरेट टू हार्ड है, हार्ड टू ईजी है, मतलब ऐसी चीज़ें हम इसी वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस 2022 वाले इस वीडियो को पूरा फुल देखो और 2021 वाले भी इस वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम बेसिकली क्वेश्चन पेपर को टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को हम एनालिसिस करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि जिस टॉपिक में जितने क्वेश्चंस आए हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस को कितने डेप्थ में पूछा गया है, तो हम वो भी देखेंगे। तो आज हम इस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा फिर हम इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट ही वीडियो में सिलेबस के ऊपर लिखेंगे, क्योंकि सिलेबस को आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस पता होगा तो चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। और सिलेबस वाली वीडियो भी आएगी, थोड़ी लॉन्ग ही होने वाली है, तो आप अपने कॉपी पेन लेकर आराम से बैठो। सो उस वीडियो की बात हम उस वीडियो में करेंगे। आज हम इस वीडियो को स्पेसिफिकली जिसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ उसको हम देख लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहली चीज़ जो आपका 2021 वाला पेपर था उसमें जो सेक्शंस थे वो कहाँ से आए थे। देखो, फर्स्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल के पेपर में, एक लॉ के पेपर में, LLB लेवल के पेपर में आपका कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल, स्टैटिक, ये सब चीज़ें, इंग्लिश, जो ये सारी चीज़ें ये बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही इजी है। मतलब इनका ऐसा लेवल है कि पूछे ही जाने चाहिए, क्योंकि आप लॉ एंट्रेंस देने जा रहे हो तो लॉ की नॉलेज, लॉ का अंडरस्टैंडिंग समझना बेसिक थिंग है, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन से आप लोगों के 13 क्वेश्चन आएंगे। मैं उन 13 क्वेश्चन को भी आपको इसी वीडियो में शो करने वाली हूँ। सो गाइज वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो वीडियो को फुल देखना। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, समझ आए चीज़ें मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको सब समझ आए तो हिट द सब्सक्राइब बटन और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, सो दैट आपको नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस उनको नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए और आप वहाँ तक पहुँच के उन वीडियोस को का भी एक्सेस ले सकें, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका जो स्टैटिक जीके का जो नॉर्मल आपका क्वेश्चन पेपर, मतलब प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए, मैक्स टू मैक्स 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके से। बट यहाँ पर गेम चेंज हुई और यहाँ पर आपका जो पेपर है वो 19 क्वेश्चंस तक स्टैटिक जीके से आए हैं। जीके और स्टैटिक जीके मतलब वो मैंने दोनों को एक ही चीज़ समझाया, तो वहाँ पर आपके 19 क्वेश्चंस आए हैं। आप समझ सकते हो कितना ह्यूज नंबर है इस पोर्शन से, इस अकेले पोर्शन से, और अचानक से इस पोर्शन में इंक्रीज आया है, ठीक है। वैसे स्टैटिक जीके का मुश्किल से 5 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स होते थे, बट इस टाइम 19 क्वेश्चन आए हैं। सो 19 क्वेश्चन को भी आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। मतलब आप ये सोच सकते हो कि पूरा जो वीडियो है वहाँ पर मैं आप लोगों को पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं और पेपर को हम अच्छे तरीके से देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। जो क्वेश्चन चैलेंज हुए थे उनमें भी मैं थोड़ी बात करूँगी, उन क्वेश्चंस में जो चैलेंज हुए थे उनके आंसर्स क्या होने चाहिए। वैसे उन आंसर्स का क्या है कि वो थोड़ा डिस्प्यूटेड आंसर है, आपके साइड से वो आंसर कुछ और हो सकता है, मेरे साइड से वो आंसर कुछ और हो सकता है, और जो लॉ फैकल्टी है उसकी तरफ से आंसर कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो अपने क्योंकि लॉ एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप लोग अपने पॉइंट्स मैटर करते हैं, ठीक है। तो किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या आंसर होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग में मैं आपको बताऊंगी, और आपका तो आपको पता ही है कि आप उस क्वेश्चन के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, तो वो चीज़ हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट आपका आता है लीगल का पॉइंट। लीगल से 39 क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि मैंने जीके, करंट अफेयर और कॉन्स्टिट्यूशन और जो लीगल वाला सेक्शन है उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन को रिपीट भी कर दिया, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़े मिलते जुलते हैं उन सब टॉपिक से, तो हो सकता है कि आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, बट ओवरऑल जो हम देखें वही है। तो लीगल से आपके 39 क्वेश्चन। सो अगर कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल से हम देखें, तो अगर आप इन दोनों को देखो तो आपके अप्रॉक्स 50 to 52 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप देख सकते हो अगेन 50% इसने आपके क्वेश्चन पेपर को ले रखा है, ठीक है। उसके बाद आपके रीजनिंग, मैथ्स से भी इस बार क्वेश्चन आया। लास्ट प्रीवियस 2 जो आपके पेपर हुआ है 19 और 20 में मैथ्स, 20 में तो मैथ्स का क्वेश्चन नहीं था और 19 में भी आएगा कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं था। तो मैथ्स के इस बार अचानक से क्वेश्चंस आए हैं। वैसे ये दोनों बहुत इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है, पर जिसको मैथ्स नहीं आते उसके लिए वो भी टफ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रीजनिंग से 4 क्वेश्चन आए थे, ये भी काफी नॉमिनल लेवल के थे, आप इसको कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंग्लिश आपका एक पैराग्राफ आया था पूरा,
जिसके 5 क्वेश्चन थे, उन पैराग्राफ को आपको पढ़ के उन आंसर्स को निकालना था, ठीक है। और आपका करंट अफेयर से 18 क्वेश्चन आए थे, अगेन ह्यूज नंबर है इसका भी, ठीक है। अगेन इसका भी काफ़ी अच्छा वेटेज पड़ा है यहाँ पर। तो इस तरीके से क्वेश्चन डिवाइड हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टैटिक जीके में, लीगल में, मैथ्स में, रीजनिंग में, करंट अफेयर में किस किस एरिया से क्वेश्चंस बने थे, ठीक है। सो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें तो स्केड्यूल के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, स्केड्यूल के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। आप जो इस देखो, ये जो मैं टॉपिक बता रही हूँ वो सारे आप 110% वाले लेकर चलो, 100% इन पेपर, इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को कवर करके चलना है। टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं और मैंने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी वीडियो मैंने बना रखी है 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आपको आई बटन में भी आसपास मिल रहा होगा, दिख रहा होगा या फिर आगे भी दिख जाएगा। तो आप वहाँ से भी उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो और आपने कॉन्स्टिट्यूशन का आप नोट्स बना लो, जो जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ। और आप जब 2-3 बार उन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको खुद लगेगा कि उन क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक में आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो वहाँ पर आपकी खुद एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। और अभी आई गेस आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, ये नवंबर का मिड चल रहा है, ठीक है, नवंबर का मिड चल रहा है। और अगर आप मान लो और सिचुएशन अगर नॉर्मल होती है तो आपका पेपर जुलाई तक हो जाना चाहिए। तो ये पूरा एरिया है आपके पास पढ़ने के लिए। आप अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम के साथ इसको प्रिपेयर कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। और वैसे तो अगर आप DU को टारगेट करके चल रहे हो तो आपको 4 to 5 मंथ आपको मैक्स चाहिए होता है। और कई सारे बच्चे 1 महीने में भी कर लेते हैं, सबका अपना अपना इंटेलिजेंस लेवल होता है। अगर आप नॉर्मल हो मेरे जैसे हो तो आपको 4 to 5 मंथ्स लग जाएंगे इसको प्रिपेयर करने के लिए। सो गाइस गो फॉर इट, ओके। देन आपका आता है DPSP से भी क्वेश्चन आया था, प्रेसिडेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आया था। यहाँ पर आई गेस इनका इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर आया था क्वेश्चन, जो उनका अपॉइंटमेंट वाला होता है। पार्लियामेंट से भी क्वेश्चन आया था, नीति आयोग से क्वेश्चन, नीति आयोग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। हर एक इन्फॉर्मेशन उनके बारे में पता होनी चाहिए, उनके मेंबर्स कितने होते हैं, उनका फॉर्मेशन ईयर क्या है, ठीक है। फेडरल पॉलिटी के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पर बने हैं। आर्टिकल्स में आपका 19, 1 और 21 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस बार। ये तीनों आर्टिकल्स यहाँ पे क्वेश्चन बने हैं। सिटीजनशिप के ऊपर भी क्वेश्चन है और गवर्नर के पॉइंट से भी क्वेश्चन है। तो 2021 वाला पेपर कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट से ये वाले जो एरियाज हैं यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्टली बने हुए हैं। और इन क्वेश्चंस को हम आगे देखेंगे, मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस इसी वीडियो में करके दिखाऊंगी। तो वीडियो में अगेन कह रही हूँ थोड़ी सी लार्ज हो सकती है, थोड़ी सा फुल हो सकती है, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। बट गाइज अगर आप इसको फुल देखोगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी अगर आप एक इनिशियल स्टेज पर चल रहे हो तो, ओके। सो नेक्स्ट आते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में इतने सारे पॉइंट्स से आपके क्वेश्चन बने हैं कि एक टाइम पर स्टैटिक जीके को इंसान छोड़ देता था कि नहीं यार 2-3 क्वेश्चन आएंगे चौके, वी कैन ड्रॉप इट, ठीक है। बट इस ईयर 2021 में ऐसा हुआ कि आप लोगों ने जिसने अपना स्टैटिक जीके किया होगा उसके लिए ये पेपर थोड़ा इजी हो गया है, ठीक है। अगर आपने स्टैटिक जीके नहीं किया तो ये पेपर टफ था। मेरी साइड से ये पेपर टफ था, ट्रिकीनेस इस पेपर में थी। मैं अभी आपको जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो सब मैं आपको शो करने वाली, तो उसका टेंशन मत लो। यहाँ पर देखो स्टैटिक जीके से आपकी बुक आई थी, वो काफ़ी पुरानी बुक है, खुशवंत सिंह की है, आई गेस ट्रेन टू पाकिस्तान वाली बुक आई थी। तो इसलिए वो बुक, इसलिए यहाँ पर बुक से क्वेश्चन है। हिस्ट्री से रशियन रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन आया था कि उसका डेट क्या थी, कब वो हुई थी। कैपिटल्स में भी, कैपिटल वाले क्वेश्चन में भी आया था। डांस से तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर भी डांस से क्वेश्चन आया था और इस बार भी आपका डांस से क्वेश्चन है। तो डांस आप सारे आई गेस 8 क्लासिकल डांस हैं, उन 8 क्लासिकल डांस को पढ़ लो और जो भी आगे पीछे के डांसेस हम सबको पढ़ लो। ज़्यादा टाइम में लगेगा, एक रीड दो और हर थोड़े टाइम पर उसको रीड देते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो क्लासिकल डांस जितने भी हैं डांस फॉर्म हैं सबकी वो कौन कौन से स्टेट में फेमस है वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लीगल जीके को भी मैंने इसी में ऐड कर दिया और ये लीगल जीके मैंने जब मैं अपनी लीगल का सेक्शन कराऊंगी तो वहाँ पर मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगी। बट अगर हम जीके के सेक्शन देखें तो लीगल जीके से भी आपको क्वेश्चन आया था। फर्स्ट लॉ कमीशन के हेड कौन था, एक एक्ट के बारे में पूछा वो कौन सी ईयर में था, MC मेहतो जो एडवोकेट है वो किस एरिया में एडवोकेसी करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई थी। तो लीगल सेक्शन से भी, लीगल जीके से भी क्वेश्चन बने थे। NGT कौन कौन से एरिया में है, ठीक है, वो है, मतलब से कितने जोन्स है। डेज से भी क्वेश्चन आया था, एनवायरमेंटल डे आया था, ठीक है। इन्वेंशन से भी क्वेश्चन था। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ये आप देख रहे हो कि स्टैटिक जीके का कितना मतलब किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। साइंस से भी क्वेश्चन आया था। सार्क के मेंबर से भी क्वेश्चन आया था। ये आई गेस ये मैंने स्टैटिक जीके में ऐड किया, ये करंट अफेयर का भी पॉइंट बनता है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट सर्विंग जो CGI हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चंस बने थे। तो आप देख सकते हो स्टैटिक जीके का जो सेक्शन है, जो एरिया है वो कितना वाइडर हो गया है 2021 वाले पेपर में। सो आप इतना अंदाजा लगा सकते हो कोई भी सब्जेक्ट लेस इंपॉर्टेंट
कोई भी सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इक्वल इंपॉर्टेंस रख रहे हैं इस बार। तो नेक्स्ट ईयर भी आप बोल सकते हो कि आपको हर एरिया को अच्छे से कवर करके चलना है, कोई भी एरिया स्किप नहीं कर सकते। तो ठीक है, अब आते हैं लीगल। ये मैंने काफ़ी छोटे छोटे लिख दिया, सॉरी, बट आपको सम विजिबल होगा होप। ठीक है, लीगल के सेक्शन से काफ़ी सारे क्वेश्चन बने थे, आई गेस 39 क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में बताया। लीगल में आपका अगर लीगल जीके का क्वेश्चन से, लीगल करंट अफेयर से बात करें तो आपको जम्मू एंड कश्मीर का जो मैटर है उससे क्वेश्चन आया था, कमीशन से क्वेश्चन आया था, एमसी मैथ एडवोकेट, मैंने बताया कि मैं कुछ क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगी, और आपका एक्ट का ईयर आया था। सो लीगल का भी जो आपको करंट अफेयर है उसको भी आपको पढ़ते चलना है, काम करते हुए चलना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में कॉइन वाला क्वेश्चन आया था, कॉन्ट्रैक्ट से भी काफी क्वेश्चन आया था, हम उसको आगे देख लेंगे। जो फैक्टर प्रिंसिपल का क्वेश्चन था, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को भी कोई सारे बच्चे ने इसके ऊपर कुछ बोल रहे थे, ठीक है, तो वो हम देख लेंगे आगे। आईपीसी में आपका अबेटर, इसका आंसर अकम्प्लिश लगा दिया गया था, इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी चैलेंज हुआ था, और इसके मार्क्स जिन लोगों ने दूसरे आंसर लगाए हैं उनको इसके मार्क्स मिले हैं। ठीक है, उसके बाद कल्पेबल ओमिशन और मर्डर के ऊपर भी आपको एक फैक्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन आया था। सीपीसी का सेक्शन 144 जो कि मजिस्ट्रेट वाला क्वेश्चन था कि जो सेक्शन 144 कौन लगाता है, तो मजिस्ट्रेट लगाते हैं। थेफ्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था, रॉबरी के ऊपर भी क्वेश्चन आया था। सो आईपीसी के सेक्शन में ये वाले एरियाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने आपको बहुत पहले इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस कर रखे हैं, उन वीडियोस को भी आप जाकर अगर देखोगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। मैंने आईपीसी को पूरा बेयर एक्ट से किया है, बेयर एक्ट से करवाया है आप लोगों को। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस, अब काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स दिए हैं, वो भी मैंने फुल बेयर एक्ट से पढ़ा है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि बेयर एक्ट ऐसा बेयर टेक्स्ट है कि वहाँ से आप अगर पढ़ोगे, अगर आपको बेयर एक्ट पढ़ने की आदत पड़ जाती, समझ आता है, तो आप लॉ स्टूडेंट, एज अ लॉ स्टूडेंट बहुत ही अच्छा कर जाओगे अपनी इस फील्ड में। ठीक है, मैगजिम्स में से 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, फैमिली लॉ से क्वेश्चन, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों से क्वेश्चन थे, तो फैमिली लॉ भी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। लैंडमार्क जजमेंट से भी आपको इंदिरा सॉनी का जजमेंट आया था एक, और जितने भी रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट थे वो भी आए थे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आया था, कॉन्ट्रैक्ट देखो ये फैक्ट प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन, और कॉन्ट्रैक्ट से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे वो वैलिड एग्रीमेंट पे आया था, कंसिडरेशन पे आया था, फ्रॉड पे आया था, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन आया था, कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आया था। तो ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन थे। आईपीआर से आपको कॉपीराइट एंड पेटेंट के ऊपर क्वेश्चन था, टॉर्ट से एक फैक्टर्स वाला क्वेश्चन भी था, और उसके नेचर के ऊपर भी क्वेश्चन आया था। सो ये पूरा एरिया आपका लीगल के पॉइंट से बनता है, ठीक है। सो आप देख सकते हो लीगल में कितने पॉइंट से, कितने एरिया से क्वेश्चंस कवर करते हैं। 2021 वाला पेपर मुझे लीगल के सेक्शन से बहुत ही मतलब मॉडरेट टू हार्ड के टाइप था, मॉडरेट टू हार्ड की साइड था। क्योंकि मॉडरेट में इसलिए कह रही हूँ कि पेपर जो क्वेश्चन थे वो कई सारे डायरेक्ट भी थे, और फैक्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा माइंड लगाने वाले प्रिंसिपल आए थे, तो इसलिए वो थोड़ा सा जो एरिया है वो मैं थोड़ा हार्ड की साइड ले जा रही हूँ, बट पेपर जो था लीगल के सेक्शन में मॉडरेट टू हार्ड साइड से था। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैथ्स के अब से 2019 और 2020 इन दोनों ही में मैथ्स के एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे। ठीक है, बट 2021 में यहीं पर जो एरिया है वो चेंज हो गया, और 2021 में आपके 2 क्वेश्चन आए। ठीक है, इसलिए बहुत सारे बच्चे मैथ्स को छोड़ के चले जाते हैं, बट कोई भी इस पेपर से, मतलब 2021 वाले पेपर से आपको ये समझ आ गया होगा कि हर एरिया का अपना इंपॉर्टेंस है। तो आप मैथ्स को भी स्किप नहीं कर सकते, बेसिक मैथ्स तो कर ही सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, और टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ये सारे जो एरियाज हैं इनको आप कवर कर सकते हो। ठीक है, आप हर टॉपिक से 50 to 100 क्वेश्चन करके जाओगे, हो जाएगा। मैथ्स को आपको इतना उसका वेटेज लेकर चलने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप मैथ्स को स्किप नहीं कर सकते। वैसे यहाँ पर 8 मार्क्स बन रहे हैं, 8 मार्क्स आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, है ना, 8 मार्क्स आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। तो इसीलिए, और बहुत ईजी टाइप का मैथ्स था, तो ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस अगर आप 50 to 100 क्वेश्चन कर लोगे तो ऑलमोस्ट मैथ्स का जो एरिया है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग से 3 क्वेश्चन आए थे, डायरेक्शन का क्वेश्चन था, अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, और सीक्वेंस का क्वेश्चन था, मतलब सीरीज वाले जो क्वेश्चन थे। तो सीरीज से 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और इन दोनों से 1 क्वेश्चन आए थे। तो वैसे रीजनिंग के अंदर कम क्वेश्चन आए हैं, वैसे तो रीजनिंग के काफी क्वेश्चन आते हैं, मतलब 5 to 6 टच कर जाते हैं, 7 टच कर जाते हैं, बट इस बार आई गेस 4 ही क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग का एज कंपेरेटिवली लास्ट ईयर इस बार कम क्वेश्चन थे, बट इतना ही आता। और अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश पैरा बेस्ड क्वेश्चन, मतलब पैसेज आपका हमेशा ही आता है, बट यहाँ पर इस बार वो कैप का कोई सेक्शन नहीं था, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन वाला कोई क्वेश्चन नहीं था, तो इट्स ओके। ठीक है, पैसेज वाला क्वेश्चन हमेशा ही आता है, 2020 में भी आया था, 18 में भी आया था पैसेज, और आपका 21 में भी आ गया। तो पैसेज जो थे वो फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। ओके, अब आते हैं हम करंट अफेयर के सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस बने थे। स्टेट न्यूज आई थी, ठीक है,
मैं दिखाऊंगी कैसे कैसे करंट अफेयर के, इसी वीडियो में हम देखेंगे कि करंट अफेयर से कैसे कैसे क्वेश्चन बने थे, तो हम इसी वीडियो में देखेंगे। आपका इंडेक्स MANAS मानस जिसको हम कह सकते हैं, उसकी फुल फॉर्म, ठीक है। अवार्ड से 8 आई थी, 7 और 8 क्वेश्चन थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन थे, UN इसी के अंदर आ जाता है, बट UN से भी स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे गए थे। बजट से क्वेश्चन आता है कि बजट कब रिलीज होता है, ठीक है। योजनाएं आई थी, ठीक है। और इंटरनेशनल न्यूज़ भी काफ़ी सारे कवर किए गए थे इस बार के पेपर में। सो करंट अफेयर भी काफ़ी अच्छे रोल में था। सो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको, आई होप जो एरियाज कवर हुए हैं पेपर में वो मैंने आपको इसमें बताया है। तो ये आपको ब्रॉडली डिवाइडेड एरिया है जहाँ से इस बार के पेपर में क्वेश्चन उठे हैं। तो होप आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ आती है। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन पेपर है, जो आंसर, सो आपके आंसर की है ये, ठीक है। तो अब देखो आंसर की को मैं वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन नहीं करने वाली, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ऑलरेडी आई गेस मैंने वीडियो को काफ़ी लंबा खींच दिया अब तक। तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस बने थे। सो ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज करेंटली मैथ्ड, मतलब ऑब्वियस बात है बुक्स के ऊपर क्वेश्चन था, तो इसका खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान बुक है, ठीक है। और ये आपकी जीके के सेक्शन में बुक्स के पॉइंट से आया था, ठीक है। बुक्स वाला एरिया ये। देन आपका ये पॉलिटी वाला है, ये आपका ये पॉलिटी के सेक्शन से था, पॉलिटी के सेक्शन से था, ठीक है। पॉलिटी से इसमें क्वेश्चन क्या है कि आपका जो अगस्त 15, 1947 जब हमको इंडिपेंडेंस मिली थी, उस टाइम भीमराव अम्बेडकर जी, जो अम्बेडकर जी हैं, वो हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। अग्री, वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। बट जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो आपके डिफेंस मिनिस्टर नहीं थे, आपके होम मिनिस्टर थे। फर्स्ट होम मिनिस्टर जो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ओके। सो इसलिए ये वाला जो इनका आंसर ठीक है। अब हम देख लेते हैं। सो मैं अभी ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूँ, ये हिस्ट्री के पॉइंट से क्वेश्चन था, ये आपके हिस्ट्री के पॉइंट से क्वेश्चन था, ठीक है। हिस्ट्री के पॉइंट से क्वेश्चन था। देन यहाँ पर ये आपका करंट अफेयर वाला था, यहाँ पर करंट अफेयर वाला क्वेश्चन था। आप देख लो आंसर इन सबके सभी के ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन का नीड नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करी। जहाँ पर होगा वहाँ मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये इंडेक्स से क्वेश्चन था, इसको आप इंडेक्स वाले क्वेश्चन को अभी जो भी जितने भी इंडेक्स, तो करंट अफेयर में जो भी इंडेक्स चल रहे होंगे ना, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। अलग से कोई इंडेक्स नहीं आ जाएंगे, क्योंकि इंडेक्स काफ़ी सारे आते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे इंडेक्स काफ़ी सारे आते हैं, इंडिया के लेवल पे इंडेक्स काफ़ी सारे निकलते हैं। तो इसलिए आरबीआई कौन से इंडेक्स को रिलीज करता है, नीति आयोग कौन से इंडेक्स को रिलीज करता है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये सारे जो क्वेश्चन है आप उनको इन क्वेश्चन को आप वैसे ही कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक, ये कौन निकालता है, तो ये आपके नीति आयोग निकालती है। देन आपकी मानस की फुल फॉर्म आई है, जो मानस की जो फुल फॉर्म आई है जैसे कि मेंटल हेल्थ नॉर्मलिसी ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम। सो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर आपको जिसको पता है कर लिया, इसको नहीं पता नहीं है कोई बात नहीं, बट ये करंट अफेयर में काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। शिखर धवन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन है। सो देख सकते हो कि अवार्ड बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं अवार्ड से। सो ये आपका पहला ही क्वेश्चन अवार्ड से है। तो 2020 में किसको नहीं मिला है, रानी रामपाल को मिला है, मेनका बत्रा को मिला है, विनेश फोगाट को मिला है। यहाँ पर शिखर धवन को ये अवार्ड नहीं मिला है। और जब भी क्वेश्चन करो तो ये वाले एरिया को क्वेश्चन को हमेशा फुल पढ़ो, इससे क्या होगा कि कहीं नॉट है तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए अब एक और अगेन अवार्ड इस बार आपका है, अर्जुन अवार्ड, ठीक है। अर्जुन अवार्ड के ऊपर अगेन नॉट विन है, तो आपको विराट कोहली जी ने इसको नहीं जीता था इस बार 2020 का। देन आपका आया है कैपिटल से क्वेश्चन बना है, ठीक है। कैपिटल, अगर आपको कैपिटल्स पता है तो ये बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था, बट अगर आपको नहीं पता है तो बहुत ही इंटेलिजेंट वाला भी क्वेश्चन, इंटेलिजेंट तो नहीं कह सकते बट ये बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चे इसको करके आएंगे तो इट्स ओके, बट अगर आपको कैपिटल नहीं पता है तो गाइस क्या पता है आपको, ठीक है। तो इसलिए कैपिटल पढ़ना बहुत जरूरी है आपको। हर ये ना आपको कंफ्यूज करने के लिए 7 सिस्टर्स वाला जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, वहाँ के आपको कैपिटल है, तो वहाँ के आपको कैपिटल, साउथ के आपको कैपिटल आपको याद होनी चाहिए, कि नॉर्थ वाला एरिया जो है उनके कैपिटल्स आपको ईजिली याद होंगे। बट जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला है ना, जो 7 सिस्टर वाला है, वहाँ का जो कैपिटल है वो ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं होता है। तो इसलिए अच्छा, अब यहाँ पर क्लासिकल डांस के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कथकली, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही इजीली पता होनी चाहिए। और नहीं पता तो कोई बात नहीं, बट अगर आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो गाइस जितने भी क्लासिकल डांस है वो आपको पता होने चाहिए ज़रूरी, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन क्लासिकल डांस से आता ही है। लास्ट टाइम आई गेस मोहिनी अट्टम वाला क्वेश्चन आया था, मतलब वो कहाँ का डांस क्लास है, क्लासिकल डांस है, तो समझ सकते हो कि क्लासिकल डांस वाले क्वेश्चंस कितने इजीली आते हैं। अच्छा, तो ये वाला जो क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का, जो सेक्शन 1 ऑफ द IPC से जो कि अभी हटाया गया है कि एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जो ये चीज़ लिखी होती है उसको हटाया गया, वो कौन से एक्ट के अंदर हटाया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, बहुत ईजी है। अगर आप 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाला आया था, तो ये तो देखो
यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। 18 में ऐसा कोई एक्ट नहीं आया, ठीक है। अगेन तो ये दोनों क्वेश्चन तो आपके हट जाएंगे। बचा ये, अब ऑर्गेनाइजेशन तो कोई वो नहीं होता ना, हमेशा रीऑर्गेनाइजेशन होता है स्टेट्स का, तो इसलिए ये थोड़ा क्वेश्चन जो था आप माइंड से कर सकते थे, ठीक है। देन ये वाला क्वेश्चन देखो, अब फैक्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ता है। और यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था, ये बहुत सारे बच्चों ने इसको यहाँ पर एक्स हैज़ नो लीगल ऑप्शन करके आया था, क्योंकि अगर ये देखो ये थोड़ा ना वैसा सा क्वेश्चन है, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। एक्स गोज टू शॉप और बाइंग एन आइटम कॉस्ट 10 रुपीज़, मतलब एक्स शॉप पे जाता है जिसको 10 रुपये का एक सामान खरीदना होता है। एक्स गिव्स 10 रुपीज़ कॉइन टू द शॉपकीपर, उसने 10 रुपये दे दिया, ठीक है। बट शॉपकीपर रिफ्यूज टू सेल द आइटम एज ही डज नॉट एक्सेप्ट द 10 रुपीज़। अब यहाँ पर उसने 10 रुपये को एक्सेप्ट करने से मना किया है, सामान देने से मना किया नहीं किया, वो मतलब नहीं है, उसने 10 रुपये देने से मना किया, ठीक है। और यहाँ पर जो 10 रुपये था, मतलब आर्ग्यूइंग दैट 10 रुपीज़ कॉइन इज नॉट एक्सेप्टेड इन हिज लोकेलिटी, और वो कहता है कि 10 रुपये का जो एक कॉइन है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा उसकी लोकेलिटी में, मतलब उसके एरिया में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ऐसा जब भी कोई भी कॉइन है, जब भी कुछ भी निकलता है, तो वो ऑल ओवर इंडिया पे जाता है। तो अगर आप उस कॉइन को, उस रुपीज़ को मना कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट RBI के पास जा सकते हो इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। देन अब ये वाला क्वेश्चन आपका जो 108 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 108 जो है आपका सेक्शन है IPC का, सेक्शन है IPC का। इस वाले सेक्शन में जब आप देखोगे तो यहाँ पर एड वर्ड का यूज किया गया है, एड वर्ड यूज किया गया है अबेटर के लिए, अबेटर के लिए। और एड का मतलब होता है हेल्प, ओके। जब आपको यहाँ पर पता है हेल्प होता है, तो हेल्प अबेटर ही होगा, अकम्प्लिश नहीं। ये वाला क्वेश्चन चैलेंज हुआ तो इसका आंसर अबेटर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग्स में, ठीक है। जिसने अकम्प्लिश लगाया था उसका आंसर भी ठीक हुआ, और जिसने अबेटर लगाया उसका भी आंसर ठीक हुआ, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा क्लोज आंसर थे इसके, इसलिए इसको इस तरीके से देखा गया। अब नेक्स्ट अगेन एक फैक्ट प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन है। हाँ, इसको पढ़ लेते थोड़ा सा, वैसे बहुत सारे फैक्ट प्रिंसिपल क्वेश्चन आए हैं, अभी मैं सिर्फ हल्का हल्का आपको बता रही हूँ। हो सकेगा तो मैं आगे एक और वीडियो लेकर आऊँगी पूरा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते हुए, बट आज मैं हल्का हल्का डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि वीडियो अगेन बहुत लेंदी हो रही है। इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, whoever causes death by doing an act with the intention or causing death, मतलब अब यहाँ पर आपको मर्डर की डेफिनेशन दे रखी है, मतलब देख लो क्या दे रखा है, मर्डर की डेफिनेशन नहीं, देखो इंटेंशन है कॉजिंग डेथ की, मतलब किसी को मारने की, और विद द इंटेंशन टू कॉजिंग लाइक सच अ बॉडली इंजरी, मतलब बॉडली इंजरी देने की भी उसकी मतलब वो देने की सोच सकता है, ठीक है, मतलब दे रहा है, इंटेंशन है उसकी। कमिट द ऑफेंस ऑफ मर्डर, मर्डर का वो ऑफेंस कमिट कर देगा अगर वो उसको डेथ, कोई बॉडली इंजरी दे रहा है या फिर उसको जो डेथ कॉज कर सकता है वो उसको दे रहा है, ठीक है। ए नोइंग दैट जी इज अ लेबरिंग अंडर सच डिसीज, मतलब ए को पता है कि जी को कोई डिसीज है, ठीक है, और फिर भी उसको उसके सर पे वो मार देता है कुछ, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि उसने यहाँ पर बॉडली इंजरी उसको दी और जिससे जी की डेथ हो गई। तो यहाँ पर ए किस लिए लायबल होगा, ऑप्शन पढ़ते हैं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एज अनदर पर्सन सेम ब्लो वुड नॉट हैव डाई, मतलब अगर हम वैसे ही सिंपल किसी दूसरे इंसान को मारते तो वो नहीं मरता, तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा नहीं यार। उसको पता है, अगर आपको पता है फिर भी आप उसे कर रहे हो तो यहाँ पर नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वाला केस नहीं आएगा। आपको पता है फिर भी आप उसको कर रहे हो तो यहाँ पर अमाउंटिंग टू मर्डर वाला आएगा, ठीक है। सो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एज इट वॉज नॉट सर्टेन टू ब्लो एंड लाइफ, मतलब यार पता है तुमको, अगर उसका एरिया वो वीक है, अगर वहाँ पर मारोगे तो वो मर जाएगा, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि सर्टेन नहीं है कि उसको मारोगे तो मर ही जाएगा, ठीक है। तो अब वो स्पेसिफिकली मेंशन है यहाँ पर, तो आप उसको नहीं मना कर सकते। जो क्वेश्चन में मेंशन है वही देखो, अपना माइंड नहीं लगाना है सब चीज़ों में, क्योंकि फैक्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन यही देखा जाता है इन क्वेश्चन में कि आपने जो सोचा है, जो इस क्वेश्चन में दिया गया है, आपने कितने दिमाग से उसको पढ़ा है, ठीक है। अपना माइंड नहीं लगाना होता। अगर आपको लीगल की अच्छी नॉलेज नहीं है फिर भी आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ईजी सॉल्व कर सकते हो उसको ध्यान से पढ़कर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, ए हैड इंटेंशन टू कॉजिंग सच अ बॉडली इंजरी, मतलब यहाँ पर उसको है, इसकी इंटेंशन है, यहाँ पर बोल रखा है लाइकली टू कॉज डेथ, उसकी इंटेंशन है, ठीक है। इंजरी दैट लाइकली टू कॉज डेथ टू डिसीज, मतलब ये है कि उसको जो भी उसको डिसीज है उसके अकॉर्डिंग्स में तो उसको डेथ हो सकती है। तो यहाँ पर उसने कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर किया, मतलब उसने मर्डर किया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है CRPC का जो क्रिमिनल प्रोसीजर, CPC का जो है 1973 वाला सेक्शन 14 जो कि बहुत ज़्यादा इस बार फेमस हुआ है, जिसमें आप 4 या 5 लोग एक साथ नहीं खड़े हो सकते। वो कौन निकालता है, मजिस्ट्रेट, जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो इस सेक्शन को लगाते हैं, ठीक है, DL। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं,
और यहाँ पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यहाँ पर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वाला क्वेश्चन हो सकता है। और उसके बाद अगेन फिर एक फैक्ट प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन है। तो गाइस आप देख लो कि फैक्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन भी इस बार आए हैं। फैक्ट प्रिंसिपल तो मैं लगा देती हूँ। ये आपका लीगल का सेक्शन है, लीगल का सेक्शन है इसमें, और ये भी आपके लीगल के पॉइंट्स आए हैं, ठीक है। ये भी आपका फैक्ट प्रिंसिपल है, इसमें आई गेस आईपीसी का है ये, ठीक है, आईपीसी का क्वेश्चन है। तो ये अच्छा, रॉबरी के ऊपर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट अगर आप बेयर एक्ट का रॉबरी का सेक्शन पढ़ोगे, बेयर एक्ट का रॉबरी का सेक्शन पढ़ोगे, वहां पर सीधे लिखा हुआ आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। मैंने भी चीज़ आपको, जब मैंने रॉबरी की वीडियो की थी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रॉबरी क्या है, या तो वो थेफ्ट का एग्रीगेटिव वर्जन होगा या फिर एक्सटॉर्शन का होगा। तो दोनों एक साथ देखो, दो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन मिलकर रॉबरी नहीं बनता। थेफ्ट को आगे अगर आप एक्सीड करोगे तो वो रॉबरी हो जाएगा, फिर एक्सटॉर्शन को आगे आप एक्सीड करोगे तो वो रॉबरी हो जाएगा। तो अभी मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ, इसकी वीडियो को मैं यहाँ पर लिंक में आपको अटैच कर दूंगी, वहाँ पर आप देख लो। रॉबरी के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है किस तरीके से थेफ्ट जो होता है वो रॉबरी में चेंज हो जाता है और एक एक्सटॉर्शन रॉबरी में चेंज हो जाता है। वो मैंने उन वीडियोज में डिस्कस कर रखा है। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट लॉ कमीशन का हेड कौन थे, वह आपको पता होगा, लॉर्ड मैकॉले, मतलब थॉमस मैकॉले। ये भी आपका लीगल जीके वाला क्वेश्चन से आया है, ठीक है, लीगल जीके है ये। और देन अच्छा, ये बहुत इजी, मतलब ये क्वेश्चन जो था कि जो आपके सीआरपीसी है, देखो ये सब आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, क्योंकि हर स्टेट के अपने अपने लॉज होते हैं, ठीक है, हर स्टेट का अपना अपना लॉज होता है। तो इसलिए जो सीआरपीसी वाला एरिया है वो आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपका अगेन फैक्ट प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको बताया था किस तरीके से फैक्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये सब मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आपको पता चल चुका है फैक्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना था। और अगर आप आगे जा रहे हो 2022 के लिए तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सारे फैक्ट प्रिंसिपल को क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने ज़्यादा बेटर है कि एक दो मैं आपको बता दूँ, उसके बाद आप खुद अपने अंडरस्टैंडिंग से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि वीडियो अगेन बहुत लेंदी हो गई है, तो इसलिए। अब आते हैं हम लोग, अच्छा, एनजीटी के ऊपर क्वेश्चन, ये आपका फिर से आई गेस जीके के क्वेश्चन से आया है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा लीगल का पॉइंट ऐड हो जाएगा क्योंकि एनजीटी के बारे में बात किया जाए, यहाँ पर 5 आपके जोन है, 5 सिटिंग है, जहाँ पर वो होता है, ठीक है। ये आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और आपका करंट अफेयर वाले सेक्शन से मिलकर आता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन इट्स रिपोर्ट टाइटल, मतलब जिनकी रिपोर्ट टाइटल है वो क्या दी गई थी। तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा आगे था, बट इसका आंसर यही लगाया गया, तो यही इसका आंसर होगा। देन यहाँ पर आते हैं, अच्छा, UNFCCC जो है वो, पहली बात इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बताती हूँ, इस क्वेश्चन को मैंने भी देखा था। सो पहली बात तो आप ये समझ लो, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात चल रही है, ठीक है। और आपको यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, डिक्रीज द ऑक्सीजन, डिक्रीज मतलब खत्म करना। यार आप ऑक्सीजन खत्म कर दोगे नहीं ना, तो ये ऑप्शन तो आपको ऐसे हट गया। उसके बाद सेकंड रुक जाओ, थर्ड है इंक्रीज द ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैस को इंक्रीज करोगे नहीं, ये भी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं भी आता है फिर भी आप अपने माइंड से स्टेबलाइजेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस, मतलब ग्रीन हाउस गैस को स्टेबल करना है, हमको उसको बढ़ाना नहीं है, उसको घटाने के बारे में सोचना है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर जो वाला क्वेश्चन था उसका सेकंड आंसर आप अपने माइंड से भी कर सकते थे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप, अगर आपको डेज याद है तो करो, नहीं याद है तो छोड़ दो। इस ऐसे क्वेश्चन को आप तुक्का मत लगा के आओ पेपर में, क्योंकि आपको नहीं पता है तो नहीं पता है, सीधी सिंपल सी बात है। जरूरी नहीं है कि आपको जितनी भी डेट्स हैं वो याद हो, ठीक है। तो अगर आपको नहीं याद है आप उसको स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आप डेट्स पढ़ लो तो बेटर है, क्योंकि डेट से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन एमसी मेहता, अच्छा एमसी मेहता जो एडवोकेट है वो कौन सा कॉन्टेक्स्ट में अपने केसेस को लड़ते हैं, तो आप हमेशा याद रखना एमसी मेहता जो भी केस लड़ते हैं वो थोड़ा एनवायरमेंटल लिटिगेशन करते हैं, मतलब इन्वायरमेंटल चीज़ों को वो ज़्यादा प्रेफरेंस में देते हैं। तो उनका जो मेन चीज़ है वो इन्वायरमेंट के ऊपर है। ये अगर आपको एमसी मेहता के बारे में पता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अगेन आप स्किप करने वाला क्वेश्चन था, थोड़ा टफेस्ट लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर आपसे नॉइज पोल्यूशन वॉज इंक्लूडेड इन द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट इन 1981 को किस ईयर में इसको मतलब इंक्लूड किया गया था। अगर आपको नहीं पता तो स्किप कर दो, 1987 में इसको इंक्लूड किया गया था, ठीक है। यहाँ पर है आपका मैथ्स का क्वेश्चन, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप देख लो, यहाँ पर आपका डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, ये आपके रीजनिंग में है, इसका बेस्ट आंसर है, तो आप कर लो अपनी तरफ से, ठीक है। ये आपका सीरीज, अगेन रीजनिंग सीरीज। यहाँ पर आपका सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है वहाँ पर, ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, तो ये भी आपका रीजनिंग वाला है, ठीक है। ओके, देन आते हैं हम लोग अगेन, ये फिर आपके सीरीज वाले क्वेश्चन आ गए हैं, सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया है, या रीजनिंग है। यहाँ पर फिर वही सीरीज वाले सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है, सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बने थे रीजनिंग वाले पॉइंट से। अच्छा, ये आपका मैक्सिम वाले हैं, मैक्सिम,
ठीक है, मैक्सिमम वाला क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कि ओनली द पार्टी हु हैज सफर्ड डैमेज और इंजरी कैन अप्रोच टू द लॉ ऑफ कोर्ट, अगर कोई भी ऐसी पार्टी जो कि किसी डैमेज से सफ़र हुई है तो वो अप्रोच कर सकती है कोर्ट को, चाहे वो उन टू पार्टीज में है चाहे ना है, तो इसको कहते हैं लोकस स्टैंडर्ड। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो स्किप कर दो, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम से, हाँ वैसे ये है कि मैक्सिमम भी 100% वाले क्वेश्चन है कि इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैक्सिमम को भी पढ़ते हुए चलो तो इजी रहेगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट स्टेट पॉलिसी से क्वेश्चन आता है, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे डायरेक्ट बेनिफिट स्टेट पॉलिसी की बात कर रखे हैं, ऑप्शन पढ़ेंगे और देखेंगे डायरेक्ट बेनिफिट स्टेट पॉलिसी कौन सा है, बट यहाँ पर नॉट है, आगे देखो नॉट है, इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा इनमें से डायरेक्ट बेनिफिट स्टेट पॉलिसी नहीं है। डायरेक्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो इक्वल पे और इक्वल मैन के लिए है, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक टेम्पर आपका फंडामेंटल ड्यूटी वाला है, ये साइंटिफिक टेम्पर जहाँ पढ़ लो फंडामेंटल ड्यूटी, तो आंसर इसका यही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। उसके बाद रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन, कॉन्जुगल राइट किसके लिए मिलता है, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब करने वाला था। इस वाले क्वेश्चन को भी काफ़ी सारे बच्चों ने मतलब किया था, इसके ऊपर भी काफ़ी सारे पॉइंट्स उठे। देखो यहाँ पर चाहे आप दोनों ही हिंदू हैं, पहली बात तो क्योंकि दोनों हिंदू कैटेगरी में बिलोंग आ रहे हैं, हिंदू कैटेगरी में है तो हिंदू मैरिज एक्ट तो अप्लाई होगा ही होगा, इससे तो कोई भी वो नहीं है, बट वो चाहे तो स्पेशल मैरिज एक्ट के पास भी जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि अगर आप हिंदू हो तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ही मतलब मैरिज करोगे, नहीं, आप दोनों के अंदर जा सकते हो, इसलिए आइदर वन और टू, इन दोनों में आइदर वन और टू होगा, ठीक है। तो इसलिए ये था। अब मुस्लिम लॉ से बहुत ईजी क्वेश्चन था कि मुस्लिम लॉ में इनमें से कौन सा उनका सोर्स नहीं है, ऑब्वियस बात है, जो हमारा श्रुति है वो उनका सोर्स कैसे होगा, श्रुति तो हिंदू टेक्स्ट है ना, तो इसलिए ये वाला बहुत ईजी क्वेश्चन था। ये वाला जो क्वेश्चन था आपका लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन था। अगर आपको पता है कि इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है इसमें ये लैंडमार्क जजमेंट आपको देखो, अगर आप लॉ की प्रिपरेशन करो, लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन करो, तो आपको लैंडमार्क जजमेंट पता होने चाहिए। तो लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए मैं ना एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट वहाँ पे मैं कवर कर लूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो ये लैंडमार्क जजमेंट वाले क्वेश्चन है, ओके, ये भी लैंडमार्क जजमेंट वाले क्वेश्चन था। यहाँ पर आपका पॉलिटी का पॉइंट आया, ये आपके पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी का क्वेश्चन कैसे है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पर पढ़ लेते हैं। अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन, गलत, नॉट एलिजिबल है, एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए, तो ये वाला ऑप्शन था। मगर अब इस वाले क्वेश्चन को देखकर मैं आपको, देखो अभी तक हम जितने क्वेश्चन पढ़े मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया, बट इस वाले क्वेश्चन को हम देखो तो यहाँ पर आपको ट्रिकीनेस दिखेगी, क्यों, क्योंकि ड्यू कभी भी मतलब इन जनरल देखा जाए तो ड्यू कभी ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा फोकस नहीं करता, वो उसका डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको पता है, इनमें से अगर आपको 5 के 5 जो 4 के 4 ऑप्शन आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा, बट जिसको नहीं पता, जो डायरेक्ट क्वेश्चन करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड, जिसको डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा सही से वो कर पाता है, अगर आप उस एरिया में आते हो तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बन जाएगा, बट क्वेश्चन के जो पॉइंट है वो बहुत ईजी है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ा है तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, बट इसके ऑप्शन के ऊपर भी कई सारे ऑप्शन होंगे, इसलिए ये थोड़ा ट्रिकीनेस में आ जाता है, बट ये ऑप्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को पढ़ोगे तो वो री इलेक्शन के लिए हमेशा एलिजिबल होते हैं, ठीक है। जो भी लोकसभा, उसको अपर हाउस नहीं है, लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं, अपर हाउस को आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो जाती है, मतलब राज्यसभा होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टोटल मेंबर ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब एट प्रेजेंट आपको 25 हाई कोर्ट्स है, हाँ एट प्रेजेंट 25 कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स है, तो इसलिए क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रू, कोई भी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपने कोई पोस्ट सुनी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट में, नहीं ना, तो इसीलिए ये तो 2 और 3 जो है, मतलब सी और 4 जो है यहाँ पर आपसे पूछा करेक्ट ऑप्शन पूछा, तो 2 और 3 मतलब सी और डी जो है वो आपका सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन से आपको ये पता होगा कि आपको अब क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर प्रेसिडेंट को ढंग से पढ़ो, आप प्रेसिडेंट के क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा को इंग्लिश के टर्म्स में क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जितने भी हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड पोस्ट, दोनों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को देख के आपको पता चलता है कि आपको कैसे पेपर के लिए आगे प्रिपेयर करना है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को देखो। उसके बाद स्केड्यूल, 10 स्केड्यूल एंटी डिफेक्शन के ऊपर बात करता है, ठीक है, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अगेन देख लेते हैं। द क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रेफर टू डिसीजन। अगर आप स्पीकर को डिस्क्वालीफाई कर रहे हो तो उसके लिए कौन फाइनल डिसीजन होगा, वो किसका होगा, ठीक है। सो आंसर आता है मेंबर ऑफ द इलेक्टेड टू द प्रपोज बाय द लोकसभा, जो भी लोकसभा के मेंबर होंगे वो ही इसको करेंगे, तो ये आंसर आई गेस राइट है इसका, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं द इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो प्रेसिडेंट का, देखो अगेन इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर क्वेश्चन है, तो प्रेसिडेंट के ऊपर उनके कौन कौन अपॉइंटमेंट करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो दोनों ही जो मेंबर हैं, दोनों ही जो हाउस के मेंबर हैं वो इलेक्टेड मेंबर वो करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग करते हैं, और आपके दिल्ली और पौंडीचेरी के जो मेंबर्स होते हैं, एमएलएज होते हैं, वो करते हैं इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट। तो ये 3 लोग करते हैं। तो वो ये देखो इलेक्टेड मेंबर हो तो बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो ये अगर आपको पता होगा तो बहुत इजी क्वेश्चन। अच्छा ये अगेन बहुत इजी क्वेश्चन आया था। इजी क्या मतलब ठीक क्वेश्चन था ये। द यूजुअल प्रोसेस ऑफ द वैलिड अग्रीमेंट इज इंक्लूडेड इन डिफरेंट स्टेट। मतलब जो वैलिड एक अग्रीमेंट बनता है वो किस स्टेट से जाता है। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट, कंसिडरेशन और ऑफर। सबसे पहले तो ऑफर आएगा, सबसे पहले तो आपको ऑफर आएगा। बिना ऑफर के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी अग्रीमेंट आगे स्टार्ट ही होता। जब आपको ऑफर मिलेगा तब आप उसमें, जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्टेंस अपनी दोगे, एक्सेप्टेंस दोगे। ये क्वेश्चन मैंने, ये चीज़ को मैंने आगे डिस्कस कर रखा है। एक्सेप्टेंस दोगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका प्रॉमिस। प्रॉमिस यहाँ पर आपको बन जाएगा प्रॉमिस। प्रॉमिस के अंदर जब आप कंसिडरेशन ऐड करोगे, कंसिडरेशन ऐड करोगे तो यहाँ कंसिडरेशन ऐड करने के बाद ये बन जाएगा अग्रीमेंट। और इस अग्रीमेंट में आप लीगल इन्फोर्सिबिलिटी को ऐड कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। सो ये राइटिंग से थोड़ा देख लेना, वो एक्चुअली मुझसे लिखा नहीं जा रहा है, सॉरी फॉर दैट। बट अगर आप इस तरीके से देखो, पहले एक ऑफर आएगा, ऑफर को आप एक्सेप्ट करोगे। जब एक ऑफर और एक्सेप्ट हो जाएगा तब एक प्रॉमिस बनेगा। उस प्रॉमिस के अंदर अगर आप कंसिडरेशन ऐड कर देते तो वो अग्रीमेंट बन जाएगा। और उस अग्रीमेंट में अगर आप लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल पॉइंट डाल देते तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सो इसीलिए पहला आपको ऑफर आएगा, देन आपका एक्सेप्टेंस आएगा, देन आपका प्रॉमिस आएगा, प्रॉमिस है नहीं इसमें, कंसिडरेशन आएगा 3 और अग्रीमेंट 4। सो 2 4 1 3। सो DACB, हाँ, तो आपका ये वाला आंसर होगा। ठीक है। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। और भी ये सारे क्वेश्चन, ये आपका अगेन लीगल के पॉइंट से आया है, या आपका फैक्ट प्रिंसिपल वाले पॉइंट से आया है, ये आपका कौन सा है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट से आया है, कॉन्ट्रैक्ट से आया है। ये सारे क्वेश्चन ये आप खुद करो, क्योंकि फैक्ट और प्रिंसिपल क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जो क्वेश्चन मुझे लगता है, अच्छा एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, ये आपका फ्रॉड का पॉइंट है। ये आपका जो IPC का फ्रॉड का सेक्शन है ना, वहाँ पर आपको पढ़ोगे, फ्रॉड का जो सेक्शन है वहाँ पढ़ोगे तो आपको एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट के बारे में क्लियरली मेंशन कर रखा है। सो इसलिए ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे ले सकते थे। अगेन ये वाला फैक्ट प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन में, प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन में ये कुछ और है। मिस्टर एक्स एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद A टू डिलीवर 10 kgs ऑफ द मैंगोज टू मिस्टर A ऑन द 20th जुलाई। ठीक है। तो ये है कि मिस्टर एक्स जो है वो कॉन्टैक्ट करते हैं A के साथ कि आप 10 किलो मैंगो जो है वो मेरे, मतलब मिस्टर A को दे आओ। ठीक है। 20 जुलाई तक, 18 जुलाई को जो डेट आती है, मतलब 20 जुलाई से 2 दिन पहले, कि मिस्टर एक्स रिफ्यूज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो मना कर देते कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्रीच हुआ। पहली बात तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के आगे यहाँ पर 2 है। एक तो देखो ये दोनों क्वेश्चन तो आपके हट गए। ठीक है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपने टाइम से पहले उसको किया है। ठीक है। आपका ऑलमोस्ट टाइम आने वाला है तब आपने उससे पहले किया। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये होते हैं। तो इसलिए एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब कुछ टाइम पहले अगर आप उसको करो तो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद इसके ऊपर भी काफ़ी सारी, ये आपका डिस्प्यूटेड क्वेश्चन में गया था और इसका आंसर मेरे को ऐसा लगता है नोवेशन होना चाहिए, क्योंकि जब आप नेचर ही चेंज कर दोगे तो नोवेशन हो जाएगा। ऑल्टरेशन क्या होता है कि आप नेचर चेंज नहीं करते, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दो तो नेचर चेंज नहीं होता, तो वो आपका यहाँ पर इसको नोवेशन आंसर है। उसके बाद अल्ट्रा वायरस क्या होता है, जब बियॉन्ड द पावर अगर आप कुछ करते हो तो आपका अल्ट्रा वायरस हो जाता है। यहाँ पर बियॉन्ड वर्ड जहाँ यूज हुआ वहाँ पर अल्ट्रा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद कॉपीराइट, एक्सप्रेशन के ऊपर आपको कॉपीराइट दिया जाता है। जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, आप किस तरीके से अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हो, उसको आपका एक्सप्रेशन है, वो आपका पॉइंट है, तो उसको आपकी चीज़ को दूसरा नहीं चुरा सकता। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन हो जाएगा कॉपीराइट के आंसर में। ठीक है। प्रोटेक्ट किया जाता है एक्सप्रेशन हो किसी के। और कॉपीराइट आपके 60 ईयर ऑफ योर डेथ, मतलब आपके डेथ जिस दिन होगा उसके 60 ईयर तक यह चीज़ वैलिड रहती है। तो लाइफ टाइम, जब जिस दिन आपने उसको बनाया उस दिन से आपका पूरा वो ईयर चलेगा, उसके डेथ के बाद आपके 60 ईयर आपको मिलेगी, तो वो आपका कॉपीराइट का दावा। उसके बाद इनोवेशन किस पे होता है, पेटेंट, सॉरी इन्वेंशन जो होता है वो प्रोटेक्ट क्या करता है, पेटेंट जो है वो इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है आपके। उसके बाद अगेन IPR से क्वेश्चन था, इसको आप पढ़ोगे तो यहाँ पर भी थोड़ा क्वेश्चन मतलब ट्रिकीनेस में था, क्योंकि अगेन 4 ऑप्शंस थे। अगर आपके ऑप्शन का आंसर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो फिर आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। बट आप उसको छोड़ दो अगर आपको नहीं पता, तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है गलत करने से। ठीक है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड डिफाइन द करेक्ट। अब पहली बात तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इसलिए इस लाइन को पढ़ना जरूरी था। आप पढ़ते हैं, IP रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ द माइंड
सच एज इन्वेंशन, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क। ट्रू, इन्वेंशन, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। ओके, आईपी इंक्लूड द पेटेंट और कॉपीराइटिंग, हाँ करता है। आईपी डज नॉट इंक्लूड ट्रेडमार्क, नहीं ये नहीं करता, ये नहीं करता। मतलब आईपी जो है वो इंक्लूड करता है ट्रेडमार्क को और इंडस्ट्रियल डिजाइन को भी इंक्लूड करता है। तो सी और डी तो आपके हट गया, तो ए और बी आंसर होना चाहिए। ए और बी कहाँ है? ए और बी, ओनली ए और बी, क्योंकि इन यहाँ पर आईपी में ये सब आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में सब आते हैं, तो आंसर है ए बी। ओके, सो ये हो गया। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन अगेन एक स्टैटिक जीके का पार्ट है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो स्किप। वैसे तो मेरे को सिर्फ यही पता है, चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी वो आपकी, चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी वो आपकी इवोल्यूशन के ऊपर थी, मतलब जो ह्यूमन का इवोल्यूशन है उसके ऊपर। एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उनका ये वाला है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। और न्यू या टेलीविजन का नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ना इसका पता, तो इसलिए मैंने मतलब अगर आपको नहीं पता तो यू कैन स्किप इट। तो अगर आपको ये चीज़ मिलती है, अगर आपको ये चीज़ पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो स्किप कर दो। क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट करने से बेटर है कि आप उसको स्किप कर दो। अच्छा, फैक्ट असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा ना साइंटिफिक क्वेश्चन है, मतलब साइंस वाले बच्चों का क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, ये आपको 10th में पढ़ा होगा मेरे हिसाब से। तो ये क्या है कि पेंसिल जो आपकी ग्रेनाइट से बनती है, तो आपकी पेंसिल का ब्लैक वाला जो एरिया होता है, जो राइटिंग करने के लिए एरिया होता है, वो आपको ग्रेनाइट से बनता है। और ग्रेनाइट इलेक्ट्रिसिटी का काफी अच्छा कंडक्टर है, ये भी ट्रू है। तो असर्शन और रीजनिंग को कभी भी करने से पहले यहाँ पर बिकॉज यूज कर लेना। बिकॉज यूज करने का एक फायदा ये होता है कि जब आप बिकॉज यूज करोगे तो कनेक्टिविटी मिलेगी कि असर्शन और रीजनिंग में क्या कनेक्टिविटी है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन अगर आपको पता है कि पेंसिल जो है वो जनरली आपका जो रिटर्न वाला पोर्शन होता है वो ग्रेनाइट से बनता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है का गुड कंडक्टर है ग्रेनाइट, अगर आपको ये पता है, दोनों ही वैसे तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, अगर आपको पता है तो आप इसको करो, नहीं तो इसको स्किप कर दो। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही ईजी आंसर कि आप इसको स्किप कर दो। बट अगर आपको पता है, वैसे तो मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन को आप वैसे भी सॉल्व कर सकते थे। अगर आप यहाँ पे बिकॉज लगाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी और पेंसिल में क्या कनेक्शन होगा मुझे ये पता पहले। आपको लगता है इलेक्ट्रिसिटी और पेंसिल में कोई कनेक्शन है? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर ये दोनों सही भी स्टेटमेंट होते हैं तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसका आंसर क्या है, देखो पहली बात तो ये पहले स्टार्टिंग से पढ़ते, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, मतलब आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, चाहे वो ट्रू हो चाहे ना हो कोई मतलब नहीं, बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आंसर आपको सही होगा। अब यहाँ पर अगर आपको ए और बी देखो नहीं है करेक्ट, ये चीज़ आप देख लो, तो अब मेरे हिसाब से आप इसको ऐसे टिक कर सकते थे ए ऑप्शन। बट फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इसको स्किप कर दोगे, स्किप करना ज़्यादा इजी है क्वेश्चन गलत करने से, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो स्किप, नहीं तो स्किप। ऐसे क्वेश्चन में रिस्क नहीं लेना। वही सेम क्वेश्चन, अगर पता है तो करो, नहीं तो स्किप। ऐसे क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग जहाँ हो, जितना आप राइट करने में फोकस कर रहे हो उतना आपको रॉन्ग का भी पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ गलत कर रहे हो तो आप कितने मार्क्स कट जाएंगे। अभी तक लेट सपोज आपने ये तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, आपको ना ही तो ये पता है कि इन दोनों में कौन सा ट्रू है कौन सा गलत, ना ही आपको ये पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन पापा है, मतलब फादर कौन है, और ना ही आपको ये पता है कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। तो यहाँ पर आप तीन के तीनों क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट कर देते हो, आपको नहीं पता, तुक्का मारते तो तुक्का तीन के तीनों गलत हो जाते हैं, तो आपके 15 मार्क्स जाएंगे। 15 मार्क्स कैसे? 4 क्वेश्चन जो आपको सही करने में मिलना था और एक क्वेश्चन जो आपने सही करके गलत कर दिया उसका एक क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन गए ना क्वेश्चन के, और 3 क्वेश्चन आपने इस तरीके से गलत कर दिया, तो मतलब 15 मार्क्स गए आपके। वैसे तो आपने जो भी आपको फाइनल स्कोर बनेगा उसमें 3 मार्क्स आप कम करोगे, बट ओवरऑल 15 मार्क्स तो गवा रहे हो ना अपने, जो आपको 4 नंबर मिलने था वहाँ पर आपके -1 हो रहे हैं, तो इसलिए। अच्छा, ये वाला अगर आपका साइंस वाला क्वेश्चन है, आता है करो, नहीं तो स्किप। बहुत ही इजी आंसर है मेरे पास, आता है करो, नहीं तो स्किप। देन आपका आता है, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन करते हो तो करेक्टली ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अब ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखो नोबेल पीस प्राइज के ऊपर क्वेश्चन है। केमिस्ट्री का जो नोबेल पीस प्राइज है विलियम और पॉल को मिला, शॉर्ट में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी के लिए जो मेडिसिन, मतलब मेडिसिन के एरिया में आपके एलेव और लॉयड को मिला है, ठीक है, देख लो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ पर करेक्टली मैथ्स वाला मिला है। अब यहाँ पर अगर आपको पता है कि इकोनॉमिक जो प्राइज है वो पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को मिला, ये बहुत फेमस हुआ था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आप वैसे भी कर सकते हो। और 2020 का फिजिक्स का इसमें अगर आपको नॉलेज नहीं है तो देखो, वैसे पता है तो करो, नहीं करना तो स्किप। मैं अगेन वही लाइन आपको यहाँ पर मारूंगी, अगर पता है तो करो, नहीं तो छोड़ो, तो इसीलिए। बट ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो पॉल और मिलग्रॉम वाला है, मतलब पॉल और रॉबर्ट वाला जो है, ये बहुत ही सुना क्वेश्चन था ये, इसलिए। अच्छा, तो अगर आप बजट को पढ़ के जा रहे हो तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, क्योंकि 1 फरवरी को आपका बजट रिलीज होता है, ये तो पता ही है, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो बजट वाला जो क्वेश्चन है ये भी ईजी ही था,
ये वाला अगेन करंट अफेयर के एरिया से आया था। अगर आपको पता है कि नौरा अल मोतरशी जो है वो फीमेल है, मतलब फर्स्ट फीमेल है, और कौन है वो, एस्ट्रोनॉट है, बांग्लादेश से है, फिर एस्ट्रोनॉट है यूएई से। तो ये वाला क्वेश्चन इजी था, इजी नहीं, ये क्वेश्चन आपका पेपर में मतलब करंट अफेयर के पोर्शन में चल रहा था, तो इसलिए एस्ट्रोनॉट और ये यूएई की थी, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन अगर आपने करंट अफेयर में पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो स्किप कर दो, वैसे करंट अफेयर में पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ही। ये वाले क्वेश्चन में अगेन एक थोड़ा सा डाउट था सबके माइंड में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन था क्या कि जो नीति आयोग के चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। ये तो पता है कि नीति आयोग का चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर होता है, बट ये डिफेंस मिनिस्टर जो एक्स मेंबर होता है नीति आयोग का, ये वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। देखो वैसे तो ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो एक्स ऑफिशियो मेंबर दिया हुआ है, बट अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ोगे तो वहाँ पर एक्स ऑफिशियो मेंबर के पॉइंट में तो लिखा हुआ है, बट ये इलेक्टेड होते हैं, मतलब ये उनका एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस पोस्ट पे हो तो बाय डिफॉल्ट आप उस पोस्ट पे आ जाओगे, बट यहाँ पर उनको इलेक्ट किया, मतलब यहाँ पर उनको लाया जा रहा है, तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा था पॉइंट वो, ठीक है, उसको आप देख लो, ठीक है। देन ये आपका अगेन करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, नहीं ये जीके वाला पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आयुष्मान भारत जो आपकी योजना आई थी, ये किसके फ्लैगशिप में चल रही है, मतलब कौन इसको लेकर चल रहा है, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अगर पता है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। वैसे करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है, कितने छोड़ोगे, करंट अफेयर अगर आप पढ़ के जाओगे तो ये भी सारा जो करंट अफेयर वाला पेपर था आप कर सकते थे। अच्छा ये बहुत ही मतलब ये तो आप करके ही आने वाला क्वेश्चन है कि जो नोबेल पीस प्राइज 2020 वो किसको मिला है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो ये क्वेश्चन तो नोबेल पीस प्राइज को आपको पढ़ के जाने ही था, ठीक है। अगेन ये आपको फिजियोलॉजी में मेडिसिन के ऊपर भी सेम क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सेम था। अच्छा अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि अगेन ये अवार्ड्स है, इसमें आपको थोड़ा सा ये भी एक ट्रिकीनेस वाला आपको पॉइंट को चेक कर रहा है। इस वाले क्वेश्चन को ट्रिकी कहने का पता है मेन रीजन क्या है, कंगना रनौत को नेशनल अवार्ड तो मिला है, ये तो हमें पता है, बेस्ट एक्टर के लिए, ठीक है। उनको मणिकर्णिका के लिए भी मिला है, ये भी हमें पता है, बट ये जजमेंटल है कि इसके लिए इसको मिला है कि नहीं, यहाँ पर एंड है, एंड मतलब दोनों के लिए मिला है, ठीक है। अगर और होता तो किसी एक के लिए मिला होता, बट एंड तो दोनों के लिए मिला है। तो आप बहुत सारे बच्चों ने इसका ए एंड बी दोनों लगाया है, बट इसका सिर्फ ए होगा क्योंकि उसको मणिकर्णिका के लिए तो मिला है, बट जजमेंटल हैकर के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला, इवन जजमेंटल हैकर को अवार्ड ही नहीं मिला है, किसी भी टाइप का कोई अवार्ड नहीं मिला। ये फ्लॉप मूवी थी, ठीक है, मतलब जो भी मूवी थी, तो इसके लिए तो उनको मतलब जजमेंटल हैकर के लिए तो कोई भी अवार्ड नहीं मिला, तो मणिकर्णिका के लिए इनको अवार्ड मिला है। तो अगर ये दोनों ही ऑप्शन में है तो ये तो आपको गलती होगी ना, उनको नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड तो मिला है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है वो सिर्फ ए होना चाहिए, ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगेन ये आपको पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, इंडियन फेडरल पॉलिसी, हाँ फेडरल पॉलिटी है, हाँ इसको क्वासी फेडरल बोला गया बट फेडरल पॉलिटी माना जाता है इंडिया को, ठीक है। इंडियाज फेडरल पॉलिटी डिफरेंस बिटवीन द फेडरल मॉडल ऑफ द, हाँ अलग है, जो हमारा यूएस का फेडरल पॉलिटी है, मतलब यूएस की जो पॉलिटी है वो इंडिया की पॉलिटी से अलग है। क्यों, मतलब स्टेट और सेंटर में डिवीजन है, उनमें इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, बट इंडिया में क्या है, फेडरल पॉलिटी जो हमारी है वहाँ पर सेंटर को ज्यादा पावर मिली है और स्टेट को कम पावर है, तो इसलिए क्वासी फेडरल को जो टर्म यूज किया जाता है इसलिए जाता है। तो यहाँ पर 1 और 2 तो ट्रू है। 3 वाला देखते हैं, स्टेटमेंट क्या है, फेडरलिज्म इंप्लाइज द हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखो पहली बात तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन से कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव को अलग करते हैं। तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह अगर वो आपको सेपरेशन ऑफ पावर का पॉइंट देते हो तो ये आंसर भी सही होता है, ये पॉइंट भी सही होता है। तो अभी अगर आपको देखो अगेन ये ट्रिकी वाला एरिया है, ठीक है। अभी अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन दिया होता है कि इंडिया का फेडरल पॉलिटी है कि नहीं तो आप टिक कर लेते, बट यहाँ पर 3 स्टेटमेंट को चूज करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ये भी क्वेश्चन ट्रिकीनेस में आ जाता है। और अगर आपको देखो सबको पता है कि इस तरीके से डिवीजन है, इस तरीके से डिवीजन है, और बहुत सारे बच्चे 1 2 3 ट्रू करके आए होंगे, बट ये किसी ने ध्यान नहीं दिया कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन आपने कभी सुना है, नहीं ना, हमने सेपरेशन ऑफ पावर सुना है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाता है। ओके नेक्स्ट चलते हैं, इसको भी मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगी, ये मेरे को क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस का जो बैकवर्ड क्लासेस एक्ट जो है 2018 का है, उसे महाराष्ट्र लेजिस्लेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। यहाँ पर आप पहले देख लो, करेक्ट बताना है। अब देखो सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं, द एक्ट हैज़ बीन चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ द वायलेशन ऑफ द मैक्सिमम लिमिट और द 50% इम्पोज द रिजर्वेशन। इसमें जो 50% की हमारी जो चीज़ें हैं उसको रियलिटी में हम लोगों ने उसके लिए चैलेंज किया गया था। महाराष्ट्र, ये रिसेंट का क्वेश्चन भी है
ये आपका लैंडमार्क जजमेंट में भी आएगा, लैंडमार्क जजमेंट में भी आएगा, बट ये रिसेंट का क्वेश्चन में कि महाराष्ट्र रिजर्वेशन जो चल रहा है वो अभी भी ये चीज़ पॉइंट में है, मतलब ये वाली चीज़ें हुई हैं। तो इन्होंने 50% वाले पॉइंट को यहाँ पर देखो क्या चैलेंज किया है, ठीक है, उसके ग्राउंड पे को चैलेंज किया है। नेक्स्ट क्या है, द लिमिट ऑफ द 50% ऑफ द रिजर्वेशन इज एक्सप्रेसली मेंशन इन द टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं मेंशन नहीं कि आपको आर्टिकल 16 में 50% का क्लॉज मेंशन नहीं, ये मेंशन नहीं है। ये मेंशन है कि आप रिजर्वेशन दे सकते हो, बट ये मेंशन है कि 50% का रिजर्वेशन देना है। आप आर्टिकल 16 को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ द इंदिरा साहनी की जजमेंट जो कि 1992 का है, इसमें इस जजमेंट में ये कहा गया कि आप 50% का रिजर्वेशन दे सकते हो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, ठीक है, दे सकते हो, बट उससे एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है। और द लिमिटेशन ऑफ 50% इज रिजर्वेशन इज नॉट मेंशन एक्सप्रेसली। हाँ, ये नहीं मैं, अब चाहे आप इसको सही कर लो चाहे आप इसको सही कर लो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेंशन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉट मेंशन है। और आर्टिकल 16 आप पढ़ोगे तो आपने कहीं पर भी आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन की बात है, अग्री, रिजर्वेशन की बात है आर्टिकल 16 में, बट अगर आप बोलो कि वहां पर आपको 50% रिजर्वेशन की बात है तो नहीं, आर्टिकल 16 में 50% की कहीं बात नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन की बात की है आर्टिकल 16 में क्लॉज 4 में रिजर्वेशन की बात की गई है, अग्री, बट वहां पर ये नहीं बोला 50% रिजर्वेशन है। सो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट, सो फर्स्ट थर्ड फोर्थ है, फर्स्ट थर्ड 3, तो ये वाला आंसर आपका ठीक हो जाएगा। क्या आंसर है? हाँ, ओके। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल कैन बी लोकेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन कौन सी चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर है, आपके स्केड्यूल में मिलता है, आपको स्केड्यूल 7 सेपरेशन ऑफ पावर बात करता है। फेडरलिज्म है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरलिज्म को मानता है, बेशक मेंशन नहीं है, फेडरलिज्म को मानता है। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी नहीं, पार्लियामेंट्री नहीं है, हमारे पीपल ऑफ इंडिया जो है वो मेन है, वो सोवरेन है और कुछ नहीं। और सेकुलरिज्म है, सो ए बी डी ओनली ए, मतलब ये वाला, ठीक है। सो ये सब चीजें अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से पढ़ा है तो आप कर सकते हो। उसके बाद आर्टिकल 19 में क्लॉज 1 और क्लॉज 2, क्लॉज 1 में आपको 6 मेन आपको फंडामेंटल राइट, मतलब आपके फ्रीडम के पॉइंट को दे रखा है, और आर्टिकल 19 में क्लॉज 2 में आपका पॉइंट बता रखे हैं कहाँ पर इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच बताया। सो अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो हेट स्पीच क्या होती है, बताओ हेट स्पीच क्या होती है आपका। अगर आप आर्टिकल 19 को उठाओगे, आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 को उठाओगे तो आपको हेट स्पीच के बारे में ऐसा कोई वर्ड मेंशन नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, डेफेमेशन है, और आपका डिसेंसी एंड मोरालिटी वाला क्वेश्चन है, पॉइंट है, बट आपका हेट स्पीच कहीं पर भी मेंशन नहीं है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट में लिखा हुआ है। आपको इसीलिए बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट। अगर आप पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो, लॉ के लिए तैयारी कर रहे हो, तो बेयर एक्ट के पास जाओ, सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ो। आपको कोई भी अलग, देखो अगर कोई यूट्यूब चैनल है जैसे कि वो आपको बेयर एक्ट से पढ़ा रहा है तो आप उसको पढ़ो, डायरेक्ट बेयर एक्ट से पढ़ो गाइस, कोई यूनिवर्सल कोई सिंगल मत पढ़ो। मेरे को नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसे क्वेश्चन आप यूनिवर्सल सिंगल से पढ़ के नहीं क्लियर कर सकते। अगर आपने 19 क्लॉज 2 को ढंग से पढ़ा है, बेयर एक्ट से पढ़ा है, आंखें खोल के पढ़ा है, हर एक वर्ड को एक्सप्लेन किया, आपने माइंड में उसको याद किया, उस टाइम पर अगर आप ऐसे करके जाओगे तो स्पीच, हेट स्पीच कहीं पर भी मेंशन है आर्टिकल 19 में, ठीक है। आप आर्टिकल 19 मतलब जो इन सब के ऊपर मैंने भी ऑलरेडी बेयर एक्ट से ही, क्योंकि मैंने खुद बेयर एक्ट से पढ़ा तो इसलिए मैंने आपको भी बेयर एक्ट के ही पढ़ के वीडियो को बनाया, तो आप उन वीडियोस को भी जाके देख सकते हो। और वैसे आपको खुद भी बेयर एक्ट को पढ़ना है, सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, आई गेस ये क्वेश्चन रिपीट में आया है, मुझे ऐसा लग रहा है, वैसे मेरे को खुद श्योरिटी नहीं है, वैसे क्वेश्चन रिपीट में आया है क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पर्सन बिलोंग्स, मतलब जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, पारसीज, क्रिश्चियंस हैं, इन कम्युनिटीज में जो है फ्रॉम सर्टेन स्पेसिफिक कंट्रीज, जो सर्टेन स्पेसिफिक कंट्रीज हैं उसमें से आर नॉट ट्रीटेड एज इलीगल इमिग्रेंट्स। अगर वो इन सब कम्युनिटी से आ रहे हैं तो और इनमें से कोई ऐसा कंट्री है उसमें से आ रहे हैं तो वो लोग इलीगल इमिग्रेंट नहीं ट्रीट किए जाएंगे। वो कौन कौन सी कंट्रीज है, तो आपके अफगानिस्तान, आपने बहुत ही सुना होगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पार्लियामेंट कह रही हूँ पाकिस्तान। तो ये तीनों, अगर आप सिटीजनशिप एक्ट को पढ़ोगे, अगर आप देखोगे तो ये तीन जो कंट्रीज हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का पॉइंट चल रहा था। म्यांमार से कोई मतलब नहीं है हमको, म्यांमार से हम लोगों ने इस एरिया में कुछ मतलब नहीं रखा है, बस यही तीन ऐसी कंट्रीज हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने बहुत ही बात की है। सो इसीलिए ये वाला जो पॉइंट है ये आपको आना चाहिए था, ठीक है।
नेक्स्ट है गवर्नर के ऊपर, पढ़ लेते फिर भी। नॉट ट्रू, अगेन नॉट ट्रू लिखा हुआ है। सो गवर्नर इज इलेक्टेड इन स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, नो। गवर्नर इलेक्टेड होता है? नहीं। गवर्नर जो होता है वो नॉमिनेटेड मेंबर होता है, मतलब उसको कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट उनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्ट करते हैं, ठीक है, नॉमिनेट करते हैं। देखो इलेक्टेड, पहली बात तो गवर्नर इलेक्टेड नहीं होता, ये हमेशा याद रखना, वो नॉमिनेटेड होता है। वो नॉमिनेट कौन करते हैं? नॉमिनेट इन द सेंस कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी को भी चाहे वो गवर्नर बना सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। इलेक्ट नहीं होते हैं, वो याद रखना, ठीक है। सो गवर्नर को हमारे प्रेसिडेंट साहब बनाते हैं। नॉट ट्रू के मतलब में, तो ये वाला आपका इस क्वेश्चन के लिए ठीक आंसर है। देन द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस ट्रू। गवर्नर अभी मैंने इसी पॉइंट में बताई, गवर्नर उसको अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट नहीं, अपॉइंट वर्ड ज़्यादा बेटर है, अपॉइंट करते हैं, ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में सही नहीं है, ठीक है। अ पर्सन हु इज कंप्लीट द एज ऑफ 35 ईयर कैन 30 ईयर नहीं है, ये 35 है, मैंने 35 ही बोला और पढ़ा भी 35, बट 35 ईयर है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, क्योंकि 30 ईयर नहीं 35 ईयर वाला इंसान ही गवर्नर बन सकता है, ठीक है। अ पर्सन कैन नॉट अपॉइंट एज अ गवर्नर ऑफ द 2 और मोर स्टेट, क्यों कर बन सकते हैं, एक से ज़्यादा स्टेट के लिए अगर प्रेसिडेंट चाहे तो बना सकते हैं, तो इसलिए ये भी ट्रू होगा, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है, कैन नॉट लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं ट्रिकी के पॉइंट में डालूंगी। अब इसको डालने का क्या रीज़न है पता है? इसको डालने का रीज़न है क्योंकि अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो इसमें ये वाला पॉइंट मेंशन है, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो। अगर नहीं पढ़ी है तो प्रॉब्लम, अगर आपको उनकी एज पता है तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो प्रॉब्लम। अगर आप इलेक्ट पे आकर कंफ्यूज हो जाते हो कि प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट भी नहीं अपॉइंट करते हैं। सो ये वाला एरिया भी आपको थोड़ा सा ट्रिकी में डालती हूँ, क्योंकि ये जो डी वाला पॉइंट है ना, ये स्पेसिफिकली लक्ष्मीकांत में मेंशन है, ठीक है। तो इसीलिए ए सी डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए थोड़ा सा कहा जाता है कि पेपर को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ये आपका यूनाइटेड नेशंस के ऊपर है क्वेश्चन, ठीक है। वीटो पावर किसको नहीं है, अगर आपको उसके वीटो पावर किसको मिलती है, जो 5 उसके सिक्योरिटी मेंबर के परमानेंट मेंबर है, ठीक है। तो परमानेंट मेंबर में जर्मनी नहीं आता। परमानेंट मेंबर अब आप मुझे बताओ कमेंट करके कौन कौन से उसके परमानेंट मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला, अच्छा म्यांमार के ऊपर आपको ये क्वेश्चन भी अगर आपने करंट अफेयर में पढ़ा है तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, क्योंकि उसमें आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मिलेगा। बट हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी मतलब कंफ्यूज हो सकते हो कि जेनोसाइड है, जेनोसाइड के जो केस होते हैं वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इसको हेयर किया जाता है। बट ये वाला जो स्पेसिफिकली मैटर था जो कि रोहिंग्याज वाला था, वो आपका ICJ में इसको लिया गया था, ठीक है। तो वो होगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, नॉट साइन, किसने साइन किया? चाइना ने। ये वाला भी आपको अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो छोड़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पता होना ही चाहिए, और इसको आप स्किप नहीं कर सकते कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, WHO इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, वो पता होना आपको ज़रूरी है, तो वो आपको जिनेवा में है, ओके। नेक्स्ट है सार्क। सार्क का कौन मेंबर नहीं? अगर आपको सार्क के मेंबर पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो स्किप, बहुत सिंपल सा आंसर है स्किप, नहीं पता तो स्किप, बट ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कलेक्टिवली सिक्योरिटी के लिए कौन बात करते हैं? नाटो। अगर आप अलायंस पढ़ लो, मतलब अलायंस जैसा वर्ड जो है वो अलायंस पढ़ने के बाद नाटो ही आपके माइंड में आना चाहिए, नहीं आता तो फिर अगर आपने आर्ट्स पढ़ी है ढंग से, अगर आप ह्यूमैनिटी सेक्शन से, तो अलायंस पढ़ के जो वर्ड आपके माइंड में आएगा वो नाटो आता है, इसलिए ये वाला थोड़ा वैसा है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज अकम्प्लिश्ड इट मैंडेट एंड सीज्ड द ऑपरेशन, मतलब कौन सी ऐसी जो उसके 6 मेन ऑर्गन है उसमें से कौन सी ऑर्गन है जिसने अपने आप को मतलब रोक लिया है कि आपको काम नहीं करो, अब वो बेसिकली ऑपरेशन में नहीं है, वो आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ठीक है। ये सब आपके UN वाले क्वेश्चन, अगर आपने किया तो वेल एंड गुड, नहीं तो यार देखो करने वाले क्वेश्चन है, मैं हर चीज़ के लिए स्किप कह रही हूँ। तो अगर आप देखो पेपर जो था इसीलिए आपके अपने अंडरस्टैंडिंग पर है, अगर आपने उसको नहीं पढ़ी, अगर आप UN नहीं पढ़ रही हो तो क्या पढ़ के गए हो बताओ। लॉ के आपको पता है कि DU जो है वो UN से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो UN 100% वाला क्वेश्चन है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, तो इसलिए ये वाला पॉइंट आ जाता है। और ये फिर आपका लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है। और देखो फर्स्ट सर्विंग, ये आपका लीगल GK वाला एरिया है। अगर आपको फर्स्ट सर्विंग CGI पता है तो वेल एंड गुड, पता होना ही चाहिए। CGI के ऊपर आपको फर्स्ट रिकरेंट में कौन है या आपको पता होना चाहिए। फीमेल CGI बनी है कि नहीं आज तक पता होना चाहिए, अगर बनने वाली है तो फिर नेक्स्ट में कौन बनने वाली है, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपको एक पता होना चाहिए। उसमें शॉर्टेस्ट सर्विंग पता है तो अब ये भी पता होना चाहिए कि शॉर्टेस्ट कौन है, लॉन्गेस्ट कौन है, फर्स्ट कौन है और अभी कौन है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किसके बारे में कहा बात की? फेडरलिस्ट कहाँ पर है? फेडरलिस्ट आपकी शेड्यूल 7 में बात करता है। ये 3 लिस्ट है जिसमें आपको यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो ये आपका मतलब शेड्यूल 7 में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन देखा और अभी भी। आर्टिकल 1 में आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स को लगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और अगेन ये बेयर एक्ट में आपको फर्स्ट लाइन में ही मिलेगा।
आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 में ही ये बात बोली है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इस लाइन को मैंने बहुत बार रिपीट किया है। आप मेरी कॉन्स्टिट्यूशन का प्लीज़ जो पूरा प्लेलिस्ट उसको विजिट करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, वहाँ पर आप जाके देखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इसको पूछा जाता है। ठीक है, कंपल्सरी लाइसेंस के बारे में किसमें, अगर आप कंपल्सरी लाइसेंस, अगर आपने IPR ढंग से पढ़ा है, अगर आपने उसके लैंडमार्क केसेस करे हैं, तो ये क्वेश्चन ईजी है, नहीं तो ये क्वेश्चन भी टफ में आएगा। इसको हमने बेयर वर्सेस नेटको वाला जो है उसमें इसको कंपल्सरी लाइसेंसिंग के बारे में बात की गई है। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था कि टॉट, देखो अब यहाँ पर आया नॉट का चस्का, अगर यहाँ पर नॉट नहीं होता तो आंसर पूछा, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। अगेन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, देखो पहले मैं यही पढ़ लेती हूँ, यहाँ से पढ़ने तरीके। ड्यूटी अंडर द लॉ ऑफ टॉट इज फिक्स, फिक्स ट्रू ड्यूटी है, फिक्स ड्यूटी है, हाँ फिक्स्ड है। फिक्स क्यों है, क्योंकि अगर आप फिक्स का मतलब क्या है कि अगर आपके सामने एक दूसरे के लिए ड्यूटी है हमारी, ठीक है, उसे हमें करना है। ठीक है, टॉट इज अ मोरलिटी, मोरल ड्यूटी नहीं होती कोई भी, मोरल जैसा भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद द ड्यूटी ऑफ द टॉट इज नॉट फिक्स बाय द पार्टीज, पार्टीज के साइड से फिक्स नहीं किया जाता, ये आप लोगों का नॉर्मल होता है। पार्टी साइड फिक्स कर लोगे तो कॉन्ट्रैक्ट के साइड में चला जाएगा वो। ठीक है, और टॉट क्या होता है, होल वर्ड के लिए अवेलेबल होता है, हाँ होता है। सो इसीलिए ये जो है नॉट वाला ट्रू है, मतलब नॉट वाला। इस वाले क्वेश्चन को मैंने वैसे बताऊं तो यहाँ पर कोई टॉट कमिट नहीं हो रहा, ठीक है, कोई वॉयलेशन नहीं हो रहा किसी चीज़ का, क्योंकि मेरी मर्जी है मैं अपने पीछे कौन सा सरनेम लगाऊं, मेरे को लगाना है अपने हस्बैंड का सरनेम तो मैं लगाऊंगी, नहीं लगाना तो नहीं लगाऊंगी, मेरा अपनी मर्जी है। ठीक है, तो आप वो कर सकते हो, यहाँ पर कोई टॉट कमिट नहीं हुआ। इस वाले क्वेश्चन में आंसर बी बता रहे हैं लोग, बट आप पढ़ो इसको खुद, देखो आपको क्या लगता है, और अगर आपको लगता है मुझे बताना चाहिए तो प्लीज कॉमेंट। देन आपका आएगा ये वाला क्वेश्चन, कैन नॉट सस्पेंड, कैन नॉट सस्पेंड में जो आर्टिकल है आपको 20 और 21 है। इमरजेंसी के टाइम में आपका 20 और 21 कैन नॉट सस्पेंड में होगा, तो वो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो आर्टिकल है वो सस्पेंड नहीं होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फॉलोइंग राइट्स पार्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। आर्टिकल 19 है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखो हमको इंटरनेट यूज़ करना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, साइलेंट रहने का राइट है, ब्रॉडकास्ट करने का राइट है, तो ऑल होगा, बहुत सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद नीचे अच्छा ये पूरा आपका आ गया कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये तो आप खुद ही आप इसको पढ़ के करो, कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन आए थे, अगर आपने पढ़ा है तो इसको ढंग से करो, मतलब कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करना शुरू करो। सो गाइज मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बना दी है ये, और मुझे लगता है कि अगर आप अब तक इस वीडियो में टिके हुए हो तो आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने इंटरेस्ट को लेकर, अपने लॉ करियर को लेकर। तो थैंक यू वेरी मच अगर आप अभी तक हो इस वीडियो में बने हो, और अगर अभी तक हो तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और लाइक कर दो इस वीडियो को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, बहुत अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन किया है, तो गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले, और जितने लाइक्स होंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा, जितने सब्सक्राइबर मुझे इस वीडियो में मिलेंगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में, टिल देन गुड बाय, और थैंक यू वेरी मच अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो थैंक यू वेरी मच।